हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 पर। इससे पहले हम टोटल 5 लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे वो लेक्चर्स जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इनकी पीडीएफ आपको इनकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब बहुत सारे मतलब 90% बच्चे सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को मेरी रिक्वेस्ट पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे ये करवाने से पहले हम जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 1995 से लेकर 2021 तक के, वो सारे कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। और उसमें हमने कई सारे कंसेप्ट भी कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मेरे को हर एक जो कंसेप्ट है आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। और आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा तभी होगा जब आप वीडियो पॉज करोगे। इस क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन जब करवाते हो उसका आंसर पहले खुद लगाओगे और उसके बाद आंसर देखोगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इस वीडियो का आपको। चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। कौन सी स्टेटमेंट स्वदेशी मूवमेंट के बारे में करेक्ट नहीं है? ये स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट कब आया था? 1905 में आया था। कब आया था? 1905 में आया था। जब क्या था? जब बंगाल का पार्टीशन किया था उस टाइम पे आया था स्वदेशी मूवमेंट। तो उसके बारे में नॉट करेक्ट बतानी है, मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है इट हैज़ इट्स जेनेसिस इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। बिल्कुल एंटी पार्टीशन मूवमेंट में इसकी जेनेसिस है। सेकंड है समितिज हेल्प्ड इन मोबिलाइजेशन ऑफ मास सपोर्ट फॉर मूवमेंट। समितिज उस टाइम पे काफ़ी बनी थी जिन्होंने मूवमेंट के लिए मास सपोर्ट को हेल्प किया था, बिल्कुल मास सपोर्ट बनाया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसमें एक फेमस समिति का नाम बताएं तो उसी टाइम पे कौन सी बनी थी? एक स्वदेश बंधव समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? स्वदेश बंधव समिति बनी थी। किसने बनाई थी? अश्वनी कुमार दत्त ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अश्वनी कुमार दत्त ने, ठीक है। तो ये समितिज बनी थी जिन्होंने मास सपोर्ट मोबिलाइज किया था किसके लिए? मूवमेंट के लिए। थर्ड है द बिग जमींदार्स ऑफ बंगाल डिड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू स्वदेशी मूवमेंट। इन्होंने बोला है कि जो बिग जमींदार्स थे उन्होंने सपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया था। नहीं, उस टाइम पे जो बड़े बड़े जमींदार थे बंगाल के उन्होंने भी सपोर्ट को एक्सटेंड किया था। ये स्टेटमेंट जो है, मतलब किया था उन्होंने, लेकिन इसमें दे रखा उन्होंने नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। और हमें क्या बतानी है? रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी है। देखो जहाँ पे भी नोट करेक्ट लिख रखा हो ना, जिसको समझ में नहीं आता करेक्ट नोट करेक्ट मतलब बताना क्या है, तो नोट करेक्ट की जगह रॉन्ग लिख लिया करो, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उससे भी आप समझ में आ जाएगा। फिर जाते हैं डी स्टेटमेंट पे। इट मार्क द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर इन नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल ये पहला ऐसा इंस्टेंट था जहाँ पे वुमेन जो थी वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और एंटी पार्टीशन मूवमेंट से ही, जो कि ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था स्वदेशी या फिर बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। और पहला जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन था स्वदेशी मूवमेंट का, वो कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। कब? 7 अगस्त 1905 से हुआ था। और कलकत्ता टाउन हॉल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता टाउन हॉल से। कलकत्ता टाउन हॉल से हुआ था। उसी के बाद 1905 में अगर कांग्रेस के सेशन की बात करें, 1905 में कांग्रेस का बनारस सेशन हुआ था। कौन सा सेशन हुआ था? बनारस सेशन हुआ था कांग्रेस का। और उनके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे उनके प्रेसिडेंट? थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस सेशन हुआ था 1905 में। और उसी ईयर क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो 1905 का जो सेशन था वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि हम स्वदेशी और बॉयकॉट जो मूवमेंट है उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ये रिजोल्यूशन वाज पास्ड, ठीक है। 1905 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया किसको? स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1905 में ये रिजोल्यूशन पास किया गया। जमींदार्स का सपोर्ट था, ये बता ही दिया। उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? उस टाइम पे हमारे वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन।
कौन थे उस टाइम पे हमारे वायसरॉय? लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। और उसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बनाई थी? अमर सोनार बंगला। ठीक है, क्या बनाई थी? अमर सोनार बंगला। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। उसके बाद मेनली तो ये मूवमेंट बंगाल में ही था, लेकिन अदर जगह में भी तो फैला था। तो अदर जगह में किस किसने मेन कंट्रीब्यूशन किया था इसको फैलाने में? जैसे कि अगर हम पूना एंड बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसने इसको स्प्रेड किया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में इस मूवमेंट को किसने सबसे ज़्यादा फैलाया था? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली में इस मूवमेंट को किसने फैलाया था? वो है सैयद हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर राजा। ठीक है, और मद्रास की बात करें, मद्रास में किसने फैलाया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने बताया था? चिदम्बरम पिल्लई ने इसको मद्रास में फैलाया था। तो ये था अदर जगह पे कौन कौन मेन लीडर्स थे जो इसका स्वदेशी मूवमेंट का या फिर बॉयकॉट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है, और किसने क्या क्या बनाया था। उसके अलावा अगर बात करें फिर क्या हुआ? 1905 हो गया, उसके बाद 1906 आ गया। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन होता है? कलकत्ता सेशन होता है। ठीक है, बनारस था 1905 में और 1906 में कलकत्ता सेशन होता है। और यहाँ पे जो प्रिसाइड करते हैं वो हैं दादा भाई नारोजी। ठीक है, स्प्लिट को रोकने के लिए मैंने बताया था 1906 में दादा भाई नारोजी को इनका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यहाँ पे कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज इज गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे क्या क्या गोल को किया गया कि हमारा जो गोल है वो क्या होगा? स्वराज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है वो स्वराज को घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया इस सेशन में। तो अगर कभी आ जाए कि कौन से सेशन में स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है वो डिक्लेयर किया गया था, तो वो कौन सा सेशन था? 1906 सेशन था। ठीक है, और फिर 1906 में ही ये तो कांग्रेस ने स्वराज का वो कर दिया। तो स्वराज के उसमें बहुत सारी इंडिया में भी कुछ वो बने थे, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में बनी थी नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसी टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना था, उसका नाम था बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा बना था? BIT, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए उसी टाइम पे सेटअप किया गया था। फिर क्या हुआ? 1908 तक लगभग ये मूवमेंट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और जिस कारण से शुरू हुआ था, मतलब बंगाल के पार्टीशन से के कारण ये मेन शुरू हुआ था। तो 1911 में जो बंगाल है उसके पार्टीशन का क्या हो जाता है? एनुलमेंट हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारे वायसरॉय थे वो कौन थे? हार्डिंगे। कौन थे हमारे? हार्डिंगे। उसके बाद कर्जन के बाद आते हैं हार्डिंगे। और फिर हमारी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, वो कहाँ से कहाँ पे? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, कैपिटल हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाती है? कलकत्ता से दिल्ली हमारी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारी। देखो अब हमने 2 सेशन कर लिए कांग्रेस के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही है। ठीक है ना? तो ये 1905 और 1906 का सेशन हमने कर लिया। और कहाँ पे कौन लेड कर रहा था मूवमेंट को? अमर सोनार बंगला कब लिखी गई थी? कौन लॉर्ड कर्जन कब थे? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में कर लिए हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पाबना रिवोल्ट? पाबना रिवोल्ट के बारे में बताना। जो पाबना रिवोल्ट है ये कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में हुआ था। द मेन कोज ऑफ अनरेस्ट वॉज ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस बाई यूरोपियन प्लांटर्स। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनकी ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस के कारण ये जो था पाबना रिवोल्ट हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स के कारण नहीं, जमींदार्स की ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस के कारण लोगों ने अनरेस्ट किया था पाबना में, जमींदार्स के उनके कारण। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है दी पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड नो रेंट यूनियन टू रजिस्ट द ऑपरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने नो रेंट यूनियन बनाई थी ऑपरेशन को रजिस्ट करने के लिए। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। थर्ड है दी गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट कन्फर्मिंग परमानेंसी ऑफ टेन्योर टू सम क्लासेस ऑफ टेनेंट। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया टेनेंट्स को परमानेंट टेन्योर देने के लिए
कुछ क्लासेस के टीनेंट्स को। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था, यहाँ पे बेंगोल टीनेंसी एक्ट पास किया था। बेंगोल टीनेंसी एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था 1885 में, ठीक है, कुछ टीनेंट्स को बचाने के लिए जमींदार के ऑपरेशन से, ठीक है, तो ये पास किया था। और लगभग 1885 तक फिर ये लगभग जो केसेस थे पाबना रिवोल्ट के वो सोल्व हो गए थे। और उसके बाद लगभग किस किस मेजर पर्सन ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया था, तो वो थे बीसी चटर्जी। कौन से थे? बीसी चटर्जी, उसके बाद आरसी दत्त और एक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही थे जो इंडियन एसोसिएशन के हेड थे, मतलब इंडियन एसोसिएशन के अंदर, इंडियन एसोसिएशन मेनली, इंडियन एसोसिएशन ने इसको सपोर्ट किया था। और इंडियन एसोसिएशन में मेन फिगर कौन थे? एसएन बनर्जी, ठीक है। और आरसी दत्त और बीसी चटर्जी, ये तीन फेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने पाबना रिवोल्ट को वो किया था। तो आपको पता चल गया पाबना रिवोल्ट कहाँ था, वैसे ईस्ट बंगाल में था, और कब हुआ था और किन के प्रैक्टिसेस के कारण हुआ था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3, आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द इंसिडेंट की अफेयर्स इज रिलेटेड टू। की अफेयर्स किससे रिलेटेड? चाबियों का अफेयर। देखो अब नॉर्मल भी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा कीज अफेयर, मतलब कीज कहाँ पे देने की बात चल रही थी। रिक्वेस्ट बाय गांधी टू अवॉइड वायलेंस ड्यूरिंग रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी, उनके पास कीज थी नहीं। सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैरक्स बाय सोल्जर्स ड्यूरिंग म्यूटिनी, ये भी नहीं था। 57 नहीं, ये भी नहीं था। थर्ड है एफर्ट्स बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू कीप द चार्ज ऑफ तोशा खाना ऑफ गोल्डन टेम्पल, बिल्कुल। 6 का केस था जहाँ पे कीज का अफेयर था, जहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से जो 6 थे वो क्या मांग रहे थे? चाबियाँ मांग रहे थे। अकाली मूवमेंट उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था रिलीजियस प्लेसेस को प्योरीफाई करने के लिए, और जितने भी सोशल एविल्स उनके रिलीजन में आ गई थी उनको रिमूव करने के लिए एक अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 6 में, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी थे सारे टेम्पल्स को लेने लगे, तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, ठीक है, टेक ओवर कर लिया गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी, और टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद एक खालसा बिरादरी, कौन सी? खालसा बिरादरी को इसका हेड बना दिया गया, ठीक है। खालसा बिरादरी को अब खालसा बिरादरी एक टाइप की कमेटी थी जो अपॉइंट कर दी गई गोल्डन टेम्पल को रन करने के लिए, ठीक है। और एक अकाली तख्त बना दिया गया, ठीक है, एक अकाली तख्त बना दिया गया जो इनके सारे मैटर्स को देखता था। और गोल्डन टेम्पल्स के लिए खालसा बिरादरी बना देगी, एक कमेटी बना देगी जो गोल्डन टेम्पल को रन करेगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, पहले जब सिखों ने ये बनाया उससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स का एक मैनेजर वहाँ पे रहता था जिसके पास सारी चाबियाँ रहती थी गोल्डन टेम्पल के ट्रेजरी होल की, जो भी था तोश खाना, मतलब जो ट्रेजरी होती है उसकी सारी चाबियाँ उस मैनेजर के पास रहती थी। तो जो 6 थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो अपॉइंटेड मैनेजर था उसको बोला कि हमारी चाबी हमें वापस दे दी जाए। लेकिन जो अमृतसर का डीसी था उसने क्या किया, मैनेजर से सारी चाबियाँ ले ली, ठीक है। तो सारी चाबियाँ डीसी ऑफ अमृतसर ने ले ली। तो फिर 6 ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, 6 भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने भी 6 को सपोर्ट किया, क्योंकि उसी टाइम पे क्या था, एक नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, ठीक है। तो उसको सपोर्ट कर उसमें 6 का सपोर्ट लेने के लिए गांधी जी ने भी उनका सपोर्ट करना चाहा, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इनकी चाबियां वापस दे देते हैं ताकि कांग्रेस का सपोर्ट जो है 6 के उनको ना आए और हमें और इनको 6 का सपोर्ट ना मिले, ठीक है। तो फिर जल्दी ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाबियां उनको उनकी वापस दे देती है गोल्डन टेम्पल को रन करने के लिए। तो वही था एफर्ट्स जो थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के तोश खाना के जो चार्जेस है उसको रखने के लिए, तोश खाना मतलब ट्रेजरी, ठीक है। तो ये था कीज अफेयर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं अकाली मूवमेंट के बारे में, क्या क्या था, ये सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट डायरेक्टेड द कंपनी टू स्पेंड द सम ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। देखो 1850 1 लाख रुपए का जो कंसेप्ट आया था वो कब आया था? वो आया था 1813 के चार्टर में। ये तो आपको याद ही होगा, 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए का वो आया था, पैसे आए थे, ठीक है, कि आप 1 लाख रुपीज एजुकेशनल पर्पसेस के लिए खर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई कि 1854 के में था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है कि द डिस्पैच एम्ड एट सेटिंग अप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस अंडर कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल रूल में हर प्रोविंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो सेटअप करेगा, ये डिस्पैच बोल रहा था, बिल्कुल ये डिस्पैच ने बोला था, ठीक है। और 1 लाख रुपए का जो था वो कहाँ था? 1813 के एक्ट में था। और उसके बाद बात बता दें कि उस टाइम पे कुछ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई थी 1857 में। इसी एक्ट के अंदर फिर क्या हुआ? 1857 में कुछ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई थी, ठीक है। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई थी, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कहाँ पे? जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, यहाँ पे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई थी। और इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है, और इस एक्ट को, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो पहले क्या सोचा जाता था कि हम क्या करेंगे, केवल ऊपर वालों को क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ा देंगे, और वो फिर नीचे वालों को, मतलब नीचे पॉपुलेशन में अपने आप फिल्टर हो जाएगी। तो उनके एक मतलब सोचते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो फिर उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, इस एक्ट के आने के बाद रिपुडिएट कर दिया, ठीक है, रिपुडिएट कर दिया किसको? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। फिर उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि हम इंग्लिश एज ए मीडियम पढ़ाएंगे हायर स्टडीज़ में। एक और चीज़ ध्यान रखना है, क्या करेंगे? हायर स्टडीज़ में इंग्लिश को पढ़ाएंगे, ठीक है। और स्कूल लेवल पे क्या करेंगे? स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज ही पर चलेगी, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज चलेगी स्कूल लेवल पे, ठीक है। और इन्होंने क्या स्ट्रेस दिया? मेनली फीमेल एजुकेशन पे भी यहाँ पे जोर दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन पे दिया गया, टीचर ट्रेनिंग पे यहाँ पे ध्यान दिया गया, सेकुलर एजुकेशन के बारे में बात की गई, ठीक है। और इन्होंने और क्या दिया? एक ग्रांट इन एड दिया, ठीक है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस को इनकरेज करने के लिए क्या किया इन्होंने? ग्रांट इन एड भी रिकमेंड किया। एक सिस्टम की ग्रांट इन एड होना चाहिए प्राइवेट इंटरप्राइजेस को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो भी कुछ काम करें, ठीक है। उसी टाइम पे जैसे कि उसी टाइम पे क्या, उससे पहले ही 1849 में एक और स्कूल खुला था, उसको क्या बोलते थे? बैथुने स्कूल, जो जेईडी बैथुने ने खोला था कलकत्ता में, ठीक है। तो 1849 में एक और स्कूल उसी टाइम पे खुला था। उसी टाइम पे एग्री इंस्टीट्यूट भी खुले थे पूसा में, ठीक है, एग्री इंस्टीट्यूट पूसा में बिहार में वहीं खुला था। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है रुड़की का, वो तभी खुला था। तो ये सारे जो है ये उसी टाइम के हैं अप्रोक्स, ठीक है, 10 ईयर्स के बीच का टाइम में है। तो ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तभी खुले थे। और ये जो एक्ट था ये किस किस चीज़ के लिए था, तो ये हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। इन दिस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, और कौन से सेशन में, किस सेशन की बात चल रही है बोलना है कि गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया और गोल ऑफ पूर्ण स्वराज को रिटेरेट किया गया। वहाँ पे कौन सा गोल था? स्वराज का गोल था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का गोल है। दिस सेशन इज मेमोरेबल फॉर रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स पे वहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया गया, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे वहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया गया। कल का जिसने लेक्चर देखा है, ठीक है, तो वो आराम से इसको पता कर लेगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो भी आपने लेक्चर देखा है, अगर आप जो भी जिसने ध्यान से देखा होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो वो था वो एक ही में पास हुआ था, और वो था कराची सेशन 1931 का, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या कर रहे थे? प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रिसाइड कर रहे थे। फंडामेंटल राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और
बोथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स टू पीपल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स का यहाँ पे वो हुआ था। तो ये ध्यान रखो कि कराची में हुआ था, 1931 में सेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके प्रेसिडेंट थे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी। गांधी रिविन पैक्ट का को इंडोर्स किया गया था, पूर्ण स्वराज का गोल को बताया गया था और उसके अलावा फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ही वॉज वन ऑफ द मास्टरमाइंड ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड थे, विच इन्वॉल्विंग द थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब ऑन वायसराय हार्डिंगे, वायसराय हार्डिंगे पे बम फेंकने की बात चल रही थी। ही वेंट टू पंजाब टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट की लीडरशिप के लिए पंजाब भी गए थे। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बनाई इन्होंने जब वो जापान में थे। तो हमें बताने हैं किसके बारे में हमारी बात चल रही है। तो देखो इनमें से किसके बारे में बात चल रही होगी, ये सारे किसने किए थे, इनमें थे रास बिहारी बोस। ठीक है, कौन थे, रास बिहारी बोस थे। और ये जो थे रास बिहारी बोस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। कब, 1907 सेशन में, जब क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। ये मैं कल बता भी चुकी हूँ, जब सूरत क्या हुआ था, स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट या फिर कांग्रेस स्प्लिट मान लो। ठीक है, सूरत स्प्लिट या फिर कांग्रेस स्प्लिट। और जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, ये 1942 में बनी थी, किसके अंडर, इन्हीं के अंडर बनी थी, रास बिहारी बोस के अंडर। लेकिन बाद में इसकी लीडरशिप किसने ले ली थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने ले ली थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनकी लीडरशिप ले ली थी। तो जो हमारा इंडियन, तो हमें 2-3 इसमें स्टेटमेंट हमें पता चल गई हैं। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था इन स्टेट्समेंट्स में। तो देखो एक बार है ना, इनको याद कर लो। ठीक है, फिर है ना, ये चीज़ अगर आपको याद रहेंगी ना, तो ही आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे। तो पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं, वायसराय हार्डिंगे पे देखो, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी का केस कब आया, ठीक है, ये ध्यान रखो। वायसराय हार्डिंगे कब थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हार्डिंगे को बताया था कि 1911 में एनुलमेंट ऑफ बंगाल इन्होंने कल किया था। कलकत्ता से दिल्ली इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की, जब दिल्ली में आएंगे तो तभी मार देंगे। तो समथिंग ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, वायसराय की दिल्ली कॉन्स्पिरेसी दिल्ली में ही क्यों हुई, क्योंकि वायसराय हार्डिंगे ने कैपिटल शिफ्ट की थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप कुछ कुछ याद कर सकते हो। फिर इन्होंने गदर मूवमेंट में भी पार्टनरशिप लीडरशिप की। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है इन्होंने बनाई। तो कौन गए थे जापान में, तो रास बिहारी बोस ही गए थे। ठीक है, तो ये जो थे ये अमेरिका में थे मेन गदर मूवमेंट के उसके लिए, तो ये तो हो नहीं सकते। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। Consider the following statements with respect to revolutionary movement in Bengal during 1920s. 1920s में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बताना है बंगाल में। ठीक है, सबसे पहले सूर्य सेन लेड दी आर्मरी चिटागोंग आर्मरी रेड की, सूर्य सेन ने चिटागोंग आर्मरी रेड की थी, चिटागोंग आर्मनी रेड की थी। बिल्कुल, सूर्य सेन ने चिटागोंग आर्मनी रेड की थी। और ये कब की थी, अप्रैल 1930 के अप्रोच की थी। ठीक है, 1930 में की थी ये। और ये आर्मरी रेड क्यों की थी, ताकि मतलब आर्म्स की सप्लाई वगैरह के लिए, टू सीज एंड सप्लाई आर्म्स रिवोल्यूशनरीज को। और जितनी भी टेलीफोन लाइन है, टेलीग्राफ लाइन है, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी जाएं। और ये रेड क्या होगी थी, सक्सेसफुल भी होगी थी। सेकेंड है, कल्पना दत्त एंड प्रीति लाल वाडियार वर एसोसिएटेड विद द चिटागोंग ग्रुप। बिल्कुल, ये उस ग्रुप से एसोसिएटेड थी। जो प्रीति लता वाडियार थी, ये तो रेड करते करते मारी भी गई थी। ठीक है, ये क्या हो गई थी, रेड करते करते डाई हो गई थी। ठीक है, ये मर गई थी। और उसके बाद जो कल्पना दत्त थी, ये अरेस्ट हो गई थी। ठीक है, ये कल्पना दत्त अरेस्ट हो गई थी और इनको ट्राइड किया गया सूर्य सेन के साथ। लेकिन इनको बाद में क्या दे दिया गया, लाइफ सेंटेंस दे दिया गया। इनको क्या ले दिया गया, इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया गया कल्पना दत्त को। फिर हाँ चलो, तो ये थी किसके बारे में, ये था हमारा चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में, बंगाल में हुई थी। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इस ग्रुप में और कौन कौन मेंबर थे। ठीक है, और कौन कौन मेंबर थे इसमें, थे जैसे कि एक थे गणेश घोष। कौन थे, एक थे गणेश घोष, एक थे लोकेनाथ बाल, लोकेनाथ बाल। उसके बाद कौन थे, अंबिका चक्रवर्ती।
अंबिका चक्रवर्ती। उसके बाद थे अनंत सिंह। उसके बाद थे सुबोध चौधरी। ठीक है, ये थे हमारे क्या मेन ग्रुप में थे जो वो कर रहे थे चिटागोंग आर्मी रेड में जो मेन आदमी थे। इसमें आपको पता चल गया कल्पना दत्त भी थी। ठीक है, याद रखना कल्पना दत्त कहाँ पे थी, प्रीतिलाल वहडियार कहाँ पे थी। अगर वुमेन का कंट्रीब्यूशन आ जाए कहीं पे तो भी आप लिख सकते हो ना कि कल्पना दत्त और प्रीतिलाल वहडियार ने चिटागोंग आर्मी रेड में भी लिया था। ठीक है, टेक पार्ट किया था। तो ये भी चीज़ें आप वुमेन का अगर कुछ आ जाता है कि वुमेन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में तो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा वुमेन की अगर बात करें तो 1931 में दो स्कूल गर्ल्स ने जिनका नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। ठीक है, एक का नाम था शांति घोष और एक थी सुनीति चौधरी। ठीक है, एक थी सुनीति चौधरी। इन दोनों ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया था इन्होंने भी। ठीक है, इन्होंने भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। फिर एक 1932 में एक का नाम आता है जिसका नाम है बीना दास। ठीक है, बीना दास, इन्होंने भी पॉइंट ब्लैंक कर दिया था गवर्नर के ऊपर जब वो अपनी डिग्री को ले रही थी कॉन्वोकेशन में। ठीक है, तो ये बीना दास है। तो ये कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ होगी। तो चिटागोंग आर्मी रेड के बारे में आपको पता चल गया 1930s में हुई थी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, चिटागोंग आर्मी रेड कब हुई थी, किसने की थी, कौन कौन ग्रुप में थे, कौन कौन सी वुमेन्स थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। विजा वुड सेट वुड बी द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ये विजा वुड सेट क्या होगा, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट होगा। तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक इनिशिएटिव, बिल्कुल ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है, याद रखना। ठीक है, वुड सेट। ठीक है, सेकेंड है द सैटेलाइट वुड बी प्लेस्ड इन पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए है, ये वुडन मटेरियल को टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, ताकि स्पेस में उसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसको चेक करने के लिए है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस 1937। 1937 की हमें बात करनी है। ठीक है, 1937 की हमें बात करनी है। देख लेते हैं। एक्सेप्ट पंजाब कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन ऑल प्रोविंसेस। देखो बंगाल और पंजाब दोनों में ही नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि एक्सेप्ट पंजाब सब में उनकी थी, तो ये नहीं है। पंजाब और बंगाल में भी नहीं थी उनकी। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। इसका मतलब या तो सेकंड थर्ड सही है या थर्ड सही है, तो देख लेते हैं। थर्ड देखो पहले, गांधी जी कैंपेन फॉर द कांग्रेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस विच लेड टू मैसिव सपोर्ट टू द कांग्रेस। गांधी जी ने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था इलेक्शंस के लिए, जिससे उनको मैसिव सपोर्ट मिला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जी ने तो एक दिन भी प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब सॉरी किसी भी सिंगल इलेक्शन मीटिंग को उन्होंने एड्रेस नहीं किया था, एक को भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया डी। इसका मतलब सेकंड ही ठीक है। इन बंगाल मुस्लिम लीग और जो कृषक प्रजापति पार्टी थी वो कोalition में गवर्नमेंट बनाई थी। बिल्कुल ये भी बताई थी कि पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, कांग्रेस ऐसे मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में थी। कांग्रेस ने 7 आउट ऑफ 11 में कांग्रेस की मेजोरिटी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। बाखत लैंड क्या होती है। बाखत लैंड इज ए टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बाखत लैंड किससे एसोसिएटेड है तो किससे, ये है लैंड ऑफ टीनेंट्स, जो जमींदार पे लॉस्ट हो जाती थी बाय वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर टीनेंट्स पेमेंट रेंट का पेमेंट नहीं देते थे तो जमींदार उस लैंड को छीन लेते थे। उस लैंड को बोला जाता था बर्खास्त लैंड। बर्खास्त आप बोल सकते हो। बर्खास्त मतलब निकाल देना। हिंदी में एक बर्खास्त का मतलब होता है
एक ऐसा आपने पढ़ा होगा बर्खास्त, बर्खास्त का मतलब होता है निकाल देना कहीं से, ठीक है। तो वैसा यही बर्खास्त, ठीक है। बर्खास्त मतलब निकाल देना, मतलब जो टेनेंट्स अगर रेंट नहीं पे कर पाते थे तो वो जमींदार के पास वो लैंड चली जाती थी। ये एक टाइप का मूवमेंट भी था, ये बर्खास्त एक मूवमेंट भी था जो बिहार में चला था, ठीक है। ये एक मूवमेंट भी था जो बिहार में चला था। कब? ये अप्रोक्स 1937-38 के आसपास, जब इलेक्शंस ही चल रहे थे तब के आसपास चला था ये। और मेन इसको लेड कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसको लेड कर रहे थे। ये किसके प्रेसिडेंट थे? ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के भी प्रेसिडेंट थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के भी प्रेसिडेंट थे, जो इन्होंने 1929 में बनाई थी, ठीक है। और ये क्या था? ये बर्खास्त मूवमेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट था। क्या था? नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और ये मूवमेंट हुआ, उसके बाद कौन सा एक्ट पास हुआ? उसके बाद गवर्नमेंट ने पास किया बिहार टेनेंसी एक्ट। कौन सा किया? बिहार टेनेंसी एक्ट पास किया, या फिर बर्खास्त लैंड टैक्स भी आप बोल सकते हो, बर्खास्त लैंड टैक्स भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक्ट उसके बाद पास हो गया था, ठीक है। तो याद रखना, ये होती है बर्खास्त लैंड, मतलब बर्खास्त कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करनी है। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आए थे? सबसे पहले तो कौन लेके आए थे? कॉर्नवालिस, ठीक है। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट को कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। और कौन से ईयर में लेके आए थे? 1793 में लेके आए थे, ठीक है। इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। कौन सा सिस्टम बोला जाता है? जमींदारी सिस्टम भी इसको बोला जाता है। किसको? परमानेंट सेटलमेंट को। कहाँ पे लाई गई थी? बंगाल और बिहार में लाई गई थी। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में इसको लाया गया था। और एक एक्ट था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू इसको लेके आए थे, ठीक है। ये हमारी होगी किसके बारे में? इसके बारे में। इसमें क्या हो गया था परमानेंट सेटलमेंट में? इसमें जमींदार को ओनर्स बना दिया गया था लैंड के, ठीक है। जमींदार को ओनर्स बना दिए गए थे वो लैंड के, और वो जो लैंड थी उनके लिए हेरिडिटरी कर दी थी और ट्रांसफरेबल कर दी थी, ठीक है। वो लैंड उनके लिए हेरिडिटरी कर दी थी और ट्रांसफरेबल कर दी थी, और उन्हीं को ओनर्स बना दिया था उसका, ठीक है, जमीन का। तो यही था। तो जो भी वो कलेक्ट करते थे जमींदार से रेवेन्यू, उसका 10/11 तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11 था वो खुद रखते थे, ठीक है। 1/11 वो खुद रखते थे, और 10/11 उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। और लैंड रेवेन्यू, देखो परमानेंट सेटलमेंट मतलब उसको परमानेंट सेटल कर दिया गया था, मतलब फिक्स कर दिया गया था लैंड रेवेन्यू को। बेशक से जमींदार का रेवेन्यू बढ़ जाता, लेकिन कंपनी को केवल उतना ही फिक्स अमाउंट जमींदार को देना पड़ता था, ठीक है। और बाद में ये जो चीज़ थी ये उड़ीसा, मद्रास, वाराणसी वहाँ पे भी एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ही जो परमानेंट सेटलमेंट था वो उनको जमींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 10/11 देना था, ठीक है। ये तो फिक्स अमाउंट था जो फिक्स हो जाता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? टीनेंट से रिवेन्यू ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उतना ही देते थे अपने फ़ायदे के लिए, फिर उनके पास ज़्यादा बचने लग गया। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया? नॉर्मल लोगों को, टीनेंट्स को उनसे ज़्यादा रेंट लेना शुरू कर दिया। तो इससे उनकी क्या होगी? ज़्यादा ऑपरेशन शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस फिर ख़राब हो गई। तो फर्स्ट है कि राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। अभी बताया कि लैंड की जो ओनरशिप थी वो क्या कर दी थी? हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल कर दी थी। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर डिले इन रिवेन्यू पेमेंट बाय द जमींदार। जमींदार के लिए देरी होने में कोई प्रोविजन नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है, परमानेंट थी, चाहे आपका फ़ायदा हो चाहे नुकसान, आपको इतने पैसे तो देने ही हैं। थर्ड है द लैंड रेवेन्यू वॉज रिव्यूड पीरियडिकली विद इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो लैंड रेवेन्यू था उसको पीरियडिकली रिव्यू किया जाता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव हो जाती थी। अभी बोला कि उसको रिव्यू नहीं किया जाता था, वो फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है। इसके अलावा हमारे दो सिस्टम और आए हैं। एक आया हमारा रियोतवारी सिस्टम और एक आया है हमारा महालवारी सिस्टम, ठीक है। जो रियोतवारी सिस्टम हुआ है ये आया, ये बनाया मुनरो एंड रीड ने, ठीक है। और जो ये महालवारी सिस्टम है ये किसने बनाया? मैकिंजे ने बनाया।
किसने बनाया? ये मैकिंजे ने बनाया। और जो मालवारी सिस्टम था ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। और जो रोयतवारी सिस्टम था ये कहाँ था? ये क्या था? मुनरो एंड रीड ने बनाया था और साउथ इंडिया में बनाया था। ऐसे याद रखो कि मुनरो एंड रीड ने मद्रास में बनाया था, कुछ ऐसे याद रख लो। तो मद्रास क्या होगी? साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में था रोयतवारी सिस्टम और ऊपर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मालवारी सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट का, ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कि कौन कौन सा था? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हमें नॉट करेक्ट बतानी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है रेलवे के बारे में। ठीक है, ये ऐसे लिख लो कि रॉन्ग बतानी है। कौन सी? किसके बारे में हमें बतानी है? डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है द इंडियन रेलवे वर इनिशियली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज। इंडियन रेलवेज इनिशियली क्या थी? कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट होती थी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि यस उस टाइम पे ऑपरेट होती थी। ठीक है। सेकंड है द रेलवे इन इंडिया केटर टू मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मिलिट्री इंटरेस्ट को केटर कर रही थी। फिर है द फर्स्ट रेलवे लाइन रनिंग फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वाज ओपनड इन 1853 ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डलहौजी। बिल्कुल उस टाइम पे कौन थे? डलहौजी थे। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रखी है? द रेलवे रेट्स वर फिक्स्ड इन ए मैनर सो एज टू प्रमोट द इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड। बिल्कुल नहीं, इंटरनल मूवमेंट के लिए नहीं उन्होंने ये किया था। रेलवे के रेट्स उन्होंने फिक्स कर दिए थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई फिक्स किए थे ताकि हमारे जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को फेवर करने के लिए। किसको? इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को फेवर करने के लिए थे, ना कि इंटरनल मूवमेंट को। इंटरनल मूवमेंट को तो वो क्या कर रहे थे? डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, लोकल्स को फ़ायदा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने रेट्स को हाई कर दिया था। और फर्स्ट रेलवे इंजन किसने बनाया था? फर्स्ट रेलवे इंजन किसने बनाया था? वो थे जॉर्ज स्टेफहैनसन। वो थे जॉर्ज स्टेफहैनसन। ठीक है, उसके बाद रेलवे को एज ए बाद में, मतलब रेलवे को एज ए स्टेट इंटरप्राइज बनाया गया था। पहले उनको प्राइवेट कंपनीज ही चलाती थी। और मेनली इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है उसको लिंक किया जा सके पोर्ट्स से। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए। तो इसीलिए मेनली इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। थर्ड क्या होगी? रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो हमें रॉन्ग ही बतानी है। तो आंसर आ गया डी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। 62 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है, 1930 में जो स्टार्ट हुआ था। फिर कहते हैं महात्मा गांधी इनैगोरेटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय पिकेटिंग अप हैंडफुल ऑफ सोल्ट एट साबरमती आश्रम। देखो, महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बिल्कुल वहां से ही इनैगोरेट किया था। कहाँ से इनैगोरेट किया था? हैंडफुल ऑफ सोल्ट उठा के साबरमती आश्रम में। क्या साबरमती आश्रम से उन्होंने नमक की चुटकी उठाई थी? बिल्कुल नहीं, साबरमती आश्रम से तो वो चले थे। और उन्होंने कहाँ पे उठाई थी? दांडी में। दांडी जाके रुके थे, वहां पे उन्होंने पिकेटिंग ऑफ मिल्क की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहाँ पे की थी? दांडी में जाके की थी। और सेकंड है खुदाई खिदमतगार प्लेड एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खुदाई खिदमतगार ने मेन रोल प्ले किया था। और कहाँ कहाँ पे किस किसने रोल प्ले किया था? तो बी स्टेटमेंट तो होगी सही वैसे। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ पे किसने किया था? जैसे कि अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे सी राजा गोपालाचारी थे। राजा गोपालाचारी थे। ठीक है, किसकी बात चल रही है? ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात चल रही है। फिर अगर केरला की बात कर रहे हैं तो कलप्पन थे। केलप्पन थे, वहाँ पे इन्होंने किया था। उसके बाद पेशावर की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया कि ये कर भी रहे थे। ठीक है, तो पेशावर की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये थे। और इसी टाइम पे प्रोटेस्ट किया गया था दर्शाना सोल्ट वर्क्स ने। कहाँ पे? दर्शाना सोल्ट वर्क्स ने उसी टाइम पे प्रोटेस्ट भी किया था। वो कौन लीड कर रहा था? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और फिर उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे उस टाइम पे वॉइसरॉय? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे में कि अलग अलग जगह पे कौन उनको लीड कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 63 होता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या बोलता है? टीपू सुल्तान। देखो मैंने पिछले क्या मैंने या तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं 2 बार बता चुकी हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बार बार बताना मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट देखो, ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। ही सैंक्शन फंड्स फॉर रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेम्पल, बिल्कुल उन्होंने श्रृंगेरी टेम्पल के रिपेयर के लिए भी फंड्स को सैंक्शन किया था। और ही वॉज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि वो जैकोबिन क्लब के जो थे वो मेंबर थे। सारा जो है चीज़ें वो PYQ सीरीज में हो गया है। और इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर भी इनको बोला जाता है। और इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने अपनी आर्मी को किस मॉडल पे? यूरोपियन मॉडल पे। और इन्होंने अपनी एम्बेसीज भी अलग अलग जगह पे भेजी थी, ठीक है, एम्बेसी का कंसेप्ट भी इनका था। और 3 डॉकयार्ड भी इन्होंने बनाए थे। 3 डॉकयार्ड कहाँ कहाँ पे? मैंगलोर, एक तो थे मैंगलोर, और एक थे वाजिदाबाद, और एक था मुलीदाबाद, ठीक है। तो ये 3 जगह पे उन्होंने मतलब क्या डॉकयार्ड भी बनाए थे। तो यही थे कुछ। और फिर 1799 में 4th जो एंग्लो मैसूर वार था उनमें इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और पहले 2 जो एंग्लो मैसूर वॉर हैं वो इनके फादर लड़ते हैं, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली लड़ते हैं फर्स्ट 2 जो वॉर होते हैं। और सेकंड वॉर में के बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड को पोर्ट नोवो का भी वो बोला जाता है, पोर्ट नोवो का बैटल भी बोला जाता है सेकंड वॉर को, ठीक है। और फिर 3rd बैटल होता है, फिर 4th बैटल होता है, और फिर क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। सेकंड ही युद्ध में ब्रिटिशर से इनके फादर की डेथ हो जाती है, और सेकंड में ही इनकी भी डेथ हो जाती है 1799 में, ठीक है। तो 4 युद्ध होते हैं एंग्लो मैसूर के। तो पहले 2 होते हैं, फिर अगले 2 होते हैं। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताना है, ठीक है। मैंने कल ही ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किसको बोला है? तो 1946 में जब उनको कैबिनेट मिशन प्लान अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या घोषित किया? कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था कि हम यूनियन बनाएंगे, कोई उन्होंने पार्टीशन का प्लान नहीं दिया। तो जिन्ना ने क्या बोला? हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। यही था ना कंसेप्ट। तो पाकिस्तान को बनाने के लिए था। टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान आफ्टर फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट, बिल्कुल यही स्टेटमेंट थी। कैबिनेट मिशन प्लान के फेलियर के बाद जो जिन्ना थे उन्होंने क्या की? ये दबाव लगाया कि हम पाकिस्तान की डिमांड को चाहते हैं। तो आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में बताना है। The postal stamps were first introduced by लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। और सेकंड है पोस्टल रेट्स वर फिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ट्रेवलिंग। नहीं, पोस्टल रेट्स जो थे वो फिक्स थे, मतलब लगभग यूनिफॉर्म ही थे, ठीक है। कोई डिस्टेंस ट्रेवल पे बढ़ते नहीं थे, फिक्स थे। और ठीक है, फिक्स थे मतलब कितना था फिक्स? हाफ एन आना फॉर ए लेटर ऑल ओवर द लैंड, ठीक है। तो ये था, कोई मतलब डिस्टेंस के साथ बढ़ता नहीं था। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और पहली टेलीग्राफ लाइन कब बिछी थी? 1853 में। पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में बिछी थी, और कलकत्ता से आगरा के बीच में। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा के बीच में। तो याद रखना, पहले टेलीग्राफ लाइन के बारे में। रेलवे लाइन अलग है, टेलीग्राफ लाइन अलग है। वो मुंबई से थाने के बीच थी, कलकत्ता से आगरा के बीच 1853 में ही थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर है इसका ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है, क्रोनोलॉजी बतानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कब बनी थी? मतलब ये 1946 में बनी थी, अप्रोक्स सितंबर के आसपास। शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल 45 में हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड माउंटेबेटन अपॉइंटेड एज वाइसरॉय। लॉर्ड माउंटेबेटन कब अपॉइंट हुआ था? ये 47 में हुआ था, ये तो ठीक है, 1947 में। और फिर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? दिसंबर 1946 में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो हमारी क्या होगी? ये होगी। तो अब कौन सा पहले है कौन सा बाद में है? तो देख लो भाई, कौन सा पहले कौन सा बाद में है। तो बी सबसे पहले आना चाहिए, 2 सबसे पहले आना चाहिए, 2 में है।
फिर 1946 का 1 आएगा, 1 2 1, तो ये ही आ गया इसका आंसर बी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 1940 के बाद जितने इवेंट है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी क्रोनोलॉजी वो याद नहीं रहती है और वो याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, देखो 2 ही एंग्लो सिख वार हुए हैं पहली बात तो, चलो देख लेते हैं फिर भी। द वॉर स्टार्टेड व्हेन द सिख फोर्सेस क्रॉस्ड रिवर सतलुज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक राजा जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ कुछ हुई थी, 1 सेकेंड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी मेरे ख्याल से, एक बार चेक करना, ठीक है। मेरे ख्याल से एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी उनके साथ 1809 में, ठीक है। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी राजा रंजीत सिंह ने, और उन्होंने क्या बोला था, सतलुज को बोला था कि सतलुज के वेस्ट का एरिया तो राजा रंजीत सिंह का है और ईस्ट का एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी का है, आप इधर नहीं आओगे, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री सेट हुई थी किसके लिए? सिक्स के लिए, ठीक है। तो कि सतलुज को आप क्रॉस नहीं करोगे, इससे इधर जो एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845 के आसपास हुआ था। तो फिर क्या किया था, सिख आर्मी ने, सिख फोर्सेस ने सतलुज को क्रॉस कर दिया था, तो फिर युद्ध तो होना ही था क्योंकि पहले ये ट्रीटी हो चुकी थी, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि वॉर जो स्टार्ट हुआ था सेकेंड, एट द टाइम द वॉर स्टार्टेड लॉर्ड हार्डिंगे वॉज द गवर्नर जनरल। ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगे वहाँ पे वो थे फिर है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चलो ये इनके बीच में युद्ध हो गया, उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या होती है? उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब होती है? 1846 में होती है, मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ट्रीटी होती है सिक्स के लिए ये, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार ख़त्म हो जाता है। सिक्स को क्या होता है, 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं कंपनी को इंडेमनिटी में, और फिर जो जालंधर डोआब है वो भी किसको चला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। जालंधर डोआब किसको चला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। और फिर क्या हो जाते हैं, ब्रिटिश अपना एक रेजिडेंट भी अपने यहाँ पे छोड़ देते हैं इनके ऑफिस में, ठीक है, लाहौर में, अंडर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। ब्रिटिश रेजिडेंस लाहौर में छोड़ देते हैं अंडर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। हेनरी लॉरेंस के अंडर एक अपना वो छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ का जो रूलर है किसको बना देते हैं? दलीप सिंह को यहाँ का रूलर बना देते हैं, दलीप सिंह को यहाँ का रूलर बना देते हैं। और किसके अंडर बना देते हैं? रानी जिंदल के अंडर बना देते हैं, रानी जिंदल के अंडर बना देते हैं वो यहाँ का रूलर दलीप सिंह को। और लाल सिंह को वजीर बना देते हैं यहाँ का, किसको? लाल सिंह को वजीर बना देते हैं, वजीर लाल सिंह को बना देते हैं। उसके बाद कश्मीर जो था, फिर मतलब इनसे 1 करोड़ रुपए तो दिए नहीं जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सिक्स क्या करते हैं, ये गुलाब सिंह को क्या कर देते हैं? कश्मीर बेच देते हैं, कश्मीर को बेच देते हैं गुलाब सिंह को। और 75 to 76 लाख रुपए जो है वो गुलाब सिंह को देने होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, कुछ ऐसी ये डील करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, इनको ये ट्रीटी पसंद नहीं आती है, सिक्स इस ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं होते, तो उसके बाद एक और ट्रीटी होती है फर्स्ट ही वॉर के बाद, वो होती है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल एक और ट्रीटी होती है। ये जो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल होती है, इसमें क्या हो जाता है, रानी जिंदल को रिमूव कर दिया जाता है, रानी जिंदल को एज ए रीजेंट रिमूव कर दिया जाता है। और एक काउंसिल बिठा दी जाती है 8 सरदार्स की, वो करने के लिए एक काउंसिल बिठा दी जाती है 8 सरदार्स की रीजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये होगी हमारी पहली ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। मतलब पहली ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, लेकिन वो पसंद नहीं आई तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हुई। उसके बाद ये 45 में तो युद्ध हुआ था। उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है 48-49 में, क्योंकि वो जो था सारा पंजाब छीनना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। डलहौजी को ये काम दिया गया था कि वो सारे पंजाब को एनेक्स कर ले,
ठीक है। तो उनको ये काम दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी को काम दिया गया था। उसके बाद 3 बैटल होते हैं, मतलब पंजाब में 3 बैटल होते हैं। एक तो बैटल ऑफ रामनगर, एक तो बैटल ऑफ रामनगर होता है, फिर एक चिनला वाला बैटल होता है, चिनला वाला, ठीक है। और फिर एक बैटल होता है बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है, बैटल ऑफ गुजरात। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये एंग्लो सिख वॉर एंड हो जाते हैं। उसके बाद सिख आर्मी क्या कर देती है, सरेंडर कर देती है। सिख आर्मी सरेंडर कर देती है शेर शाह के अंडर इन 1849, ठीक है। कौन था यहाँ पे, शेर शाह था। और फिर पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, और पंजाब को एनेक्स कर लिया, ठीक है, पंजाब को एनेक्स कर लिया। उसके बाद क्या करता है, एक बोर्ड बिठाया जाता है। क्या बिठाया जाता है, एक बोर्ड बिठाया जाता है 3 मेंबर्स के अंडर। एक तो थे लॉरेंस ब्रदर, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ठीक है। एक तो थे लॉरेंस ब्रदर, एक तो थे लॉरेंस ब्रदर्स के अंदर। एक और मेंबर था जिसका नाम था चार्ल्स मेंसल, चार्ल्स मेंसल एक मेंबर था वो, और लॉरेंस ब्रदर 2 हेनरी और जॉन। इन 3 का एक बोर्ड बना दिया जाता है जो मतलब पंजाब को गवर्न करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाता है 1853 में, तो ये तो 50 में बना दिया, 1853 में इस बोर्ड को नलीफाई कर दिया जाता है। और फिर क्या कर दिया जाता है, पंजाब में एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। पंजाब में एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, और उसका नाम क्या हो जाता है, हेनरी लॉरेंस, सॉरी जॉन लॉरेंस, ठीक है, ठीक है, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को क्या कर दिया जाता है, यहाँ का चीफ कमिश्नर घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जॉन लॉरेंस पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं पंजाब के, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस कौन थे, लॉरेंस ब्रदर में से ही एक थे। एक का नाम था हेनरी, एक का नाम था जॉन। तो उनमें से एक जो जॉन लॉरेंस है उसको फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि 3 जो है वो 3 इनको नहीं लगा होगा सही काम कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड सही काम कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहली जो पंजाब की ट्रीटी होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, 1845 में युद्ध हुआ था, उसमें भी सिख्स हार जाते हैं और रानी जिंदल को वो बना दिया जाता है। लेकिन फिर सिख्स को ये पसंद नहीं आता, तो फिर से ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, और फिर रानी जिंदल को वहाँ से हटा दिया जाता है और सिख्स को बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर से अंग्रेज इन पे युद्ध करते हैं 1848-49 में, 2-3 साल बाद ही 3 युद्ध होते हैं, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिनलावाला, बैटल ऑफ गुजरात। और फिर इसमें सिख आर्मी फिर से हार जाती है शेर शाह के अंडर। फिर एक क्या कर देते हैं, ब्रिटिश एक बोर्ड बनाते हैं वहाँ पे, लॉरेंस ब्रदर और क्या नाम था इसका, चार्ल्स मेंसल के अंडर एक बोर्ड बनाते हैं। फिर वो बोर्ड भी इनको अच्छा नहीं लगता, तो 1853 में क्या करते हैं, 2-3 साल बाद ये बोर्ड को हटा देते हैं और एक चीफ कमिश्नर को सेटअप करते हैं। और उस चीफ कमिश्नर का नाम क्या होता है, सबसे पहला चीफ कमिश्नर यहाँ का बनता है जॉन लॉरेंस। और उसके बाद क्या हो जाता है, अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में सिख्स फिर क्या करते हैं, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं, फिर वो इनकी तरफ से नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो फिर आगे तो मतलब इंडिपेंडेंस तक बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि फिर सिक्स क्या हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तो दोनों ही अब देखो क्वेश्चन जो हमारा था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर हमारा आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। Recently, iSTEM has collaborated with COMSOL platform. Which of the following statement is correct with reference to COMSOL? COMSOL के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है, तो क्या है ये, तो याद रखना ये क्या है, ये एक मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर टूल है फॉर वैरायटी ऑफ कंप्यूटर साइमुलेशंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद रखना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है अंडर PMSTIAC मिशन, ठीक है, इस मिशन के अंडर है ये। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बैटल ऑफ पोर्ट नोवो वाज रिलेटेड टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंग्लो मैसूर वॉर में बता रही थी, एंग्लो मैसूर वॉर में बता रही थी। और उसमें बता रही थी कि इसमें 4 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और सेकंड में जो थे हैदर अली की डेथ हो जाती है सेकंड के बाद, और फोर्थ के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और सेकंड को ही पोर्ट नोवो का वो भी बोला जाता है। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को ही बोला जाता है क्या, वो पोर्ट नोवो का बैटल भी इसको बोला जाता है। और फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी होती है, मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर के बाद जो ट्रीटी होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर,
ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास, वैसे ट्रीटी ऑफ मद्रास होती कब है, 1769 में होती है, ठीक है। फिर ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होती है, 1784 में होती है, ठीक है। फिर थर्ड जब बैटल होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, तब एक श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है, ये होती है 1792 में, ठीक है। फिर तो लास्ट में तो क्या होता है, टीपू की डेथ हो जाती है 1799 में, जब युद्ध होता है 1799 में जब डेथ होती है तो क्या हो जाती है, फिर तो उसकी डेथ ही हो जाती है, फिर क्या ट्रीटी होएगी, फिर तो पूरा एम्पायर किसका हो जाता है, ब्रिटिशर्स का हो जाता है। तो ये हैं टोटल हमारे एंग्लो मैसूर वॉर, और उनमें जो जो ट्रीटी हुई है कौन से ईयर में हुई है, सेकंड को पोर्टनोवो का बोला जाता है। तो ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। कब आए थे ये, 1919 में, ठीक है। सबसे पहले डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल डायरकी कहाँ पे लाई गई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी लाई गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी नॉमिनेटेड, ज़्यादातर जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो क्या होने थे, नॉमिनेट होने थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर मतलब अप्रोक्स 70% मेंबर्स को बोल दिया गया था कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होके आएंगे, क्या होंगे, इलेक्ट होंगे, ना कि नॉमिनेटेड। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। थर्ड, डिस्पाइट द रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये था। फोर्थ है, कांग्रेस लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द रिफॉर्म, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो रिफॉर्म्स को फेवर करने के उसमें थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी उनको फेवर कर रहे थे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि 1919 के रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले 1917 में एक डिक्लेरेशन पास होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, मोंटेग्यू, वन सेकेंड, ठीक है, मोंटेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं उसको। और मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के अलावा उसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन भी उसको बोला जाता है, ठीक है। उसको अगस्त डिक्लेरेशन बताया जाता है 1970 का। और फिर एक होता है, एक और हमारा क्या था, अगस्त रिवॉल्यूशन, क्या था, एक अगस्त रिवॉल्यूशन था। वो कब था, अगस्त रिवॉल्यूशन था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। अगस्त रिवॉल्यूशन था, वो था अगस्त रिवॉल्यूशन। और ये है अगस्त डिक्लेरेशन जो मोंटेग्यू डिक्लेरेशन है 1917 में हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो के बीच में डिफरेंस मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद इस टाइम पे भी जब मतलब 1990 के रिफॉर्म्स हुए, ये रिफॉर्म्स आए, उसके बाद भी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बाई कैमरलिज्म था, ठीक है। बाई कैमरलिज्म भी था वहाँ पे, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में बटे हुए थे। जो अपर हाउस के मेंबर्स थे वो 5 ईयर का उनका टाइम पीरियड था, और जो लोअर हाउस के मेंबर्स थे उनका टाइम पीरियड 3 ईयर्स का था। अभी भी 75% जो बजट था वो नॉन वोटेबल था। और अभी मतलब यहाँ मतलब इस टाइम से क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था इंडिया का, उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से पेड करना था, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे हुई थी कि ब्रिटिश जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से क्या किया जाएगा, टू बी पेड आउट ऑफ ब्रिटिश एक्सचेकर, ठीक है। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 में से अब भी जो तीन ही मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, ठीक है। और इसके बाद मतलब किस किस ने एक्सेप्ट किया, किस किस ने नहीं किया, अगर उसकी बात करें, किस किस ने एक्सेप्ट किया, किस किस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इन जो रिफॉर्म्स थे इनसे क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, क्या थी, इन रिफॉर्म्स से डिसअपॉइंटेड थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी। क्योंकि अगस्त 1918 में बॉम्बे में सेशन होता है हसन इमाम के अंडर, हसन इमाम के अंडर बॉम्बे में सेशन होता है 1918 में। और फिर उसमें पता चलता है कि जो कांग्रेस है वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है, अनसेटिस्फैक्टरी है इन रिफॉर्म से, ठीक है। और फिर उसके बाद तिलक भी इन रिफॉर्म्स को क्या बोलते हैं, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। सनलेस डॉन भी इनको बोलते हैं। फिर एनी बेसेंट की बात करें वो भी इसको बोलती हैं अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं। तिलक के बारे में बता दिया हमने, कांग्रेस के बारे में बता दिया, और एनी बेसेंट जी के बारे में बता दिया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेफ्ट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडियन पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बुक वर्सेस पब्लिश्ड बाय बुक, ये किसने पब्लिश की है,
तो हमें बताना है। तो गांधी एंड लेनिन, जो गांधी एंड लेनिन है वो किसने लिखा है, जिसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा है, और इंडियन दी सोशियोलॉजिस्ट लिखा है, और दी सोशियोलॉजिस्ट किसने लिखा है, S.A. दंगे ने लिखा है। S.A. दंगे ने लिखा है बॉम्बे में, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम ही S.A. दंगे ने लिखे, गांधी एंड लेनिन भी और दी सोशियोलॉजिस्ट भी, ठीक है, बॉम्बे में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है लंगल, जो ये लंगल है ये किसने लिखा है, उसने लिखा है जिसने नवयुग भी लिखा है। किसने लिखा है, उसी ने जिसने नव युग भी लिखा है। नवयुग किसने लिखा है, मुजफ्फर अहमद ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद ने लिखा है बंगाल में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो थर्ड भी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो हमने बता दिया कि दी सोशियोलॉजिस्ट और गांधी एंड लेनिन लिखे हैं, ऐसे दंगे ने लंगल और नवयुग किसने लिखा है, मुजफ्फर अहमद ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद एक लिखे है ये जो गुलाम हुसैन है, इसने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब लिखी है गुलाम अहमद ने, इनकलाब, ठीक है। इन्होंने लिखी है, गुलाम अहमद ने पंजाब में लिखी थी इनकलाब, ठीक है। और लेबर किसान गैजेट एक सबसे एक फेमस बुक है, लेबर किसान गैजेट। ये लेबर किसान गैजेट ये किसने लिखी है, M. सिंगारावेलु, ठीक है। M. सिंगारावेलु इन्होंने मद्रास में लिखी है ये वाली बुक, लेबर किसान गैजेट, ठीक है। तो ये 4-5 बुक्स के बारे में बात हो गया, केवल इनको याद कर लो, ठीक है। तो आपका कुछ हो जाएगा, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 1906 के सेशन में हमें बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं पहले ही बता चुकी हूँ 1906 का सेशन कई बार। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गोपाल कृष्ण गोखले डिक्लेयर्ड स्वराज एज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। क्या उस टाइम पे देखो मैंने बताया था 1905 का सेशन था, तब जो था कांग्रेस ने सपोर्ट करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया था, किसको, गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर। लेकिन 1906 का जो सेशन था वो किसके अंडर था, वो दादा भाई नारोजी के अंडर था, दादा भाई नारोजी के अंडर था, ताकि कांग्रेस स्प्लिट ना हो उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, और वहाँ पे स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये सही है कि 1906 के सेशन में पास हुआ था स्वराज का रेजोल्यूशन, लेकिन वो दादा भाई नारोजी के अंडर था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है फर्स्ट। सेकंड है रिजोल्यूशन सपोर्टिंग स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वर पास्ड इन दिस सेशन, ये भी इसी सेशन में पास हुए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इसमें पास हुए। और फिर 1907 का सेशन कब होता है, सूरत में सेशन होता है, और ये किसके अंडर होता है, राज बिहारी बोस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6 का सेशन, 5 का सेशन, 7 का सेशन। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, देखो सबसे पहले आया था हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक वो था, बनाने के लिए आया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि तुम खुद बनाओ, तो फिर एक नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के अंडर एक वो बनी थी, कमेटी बनी थी, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो वही आई थी एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सबसे पहले इट वॉज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उसमें, कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे उसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, द रिपोर्ट डिफाइंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजाइड बाय इंडिया। देखो नेहरू रिपोर्ट में उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। क्या चाहिए, नेहरू रिपोर्ट में बोला था डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है द रिपोर्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। बिल्कुल उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज तो मांगा था। और डी है व्हेन नेहरू वाज रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड लॉर्ड बर्किनहेड वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल उस टाइम पे कौन वो थे, लॉर्ड बर्किनहेड। तो या वाइसरॉय थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, वहाँ पे लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। और ये कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ठीक है, ये कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे,
ठीक है, तो याद रखना ये लॉर्ड बर्किनहेम कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, जो साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ना कि ये वॉइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, आंसर हो गया सी, क्योंकि जो केवल सी ही स्टेटमेंट है वही हमारी जो है करेक्ट है। और इसी में और क्या बोला गया था, इसी नेहरू रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के बारे में भी बात की गई थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के बारे में बात की गई थी। और 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी इसमें बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स वो होने चाहिए। इसमें और क्या किया गया था, इनमें जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है उसको क्या किया गया था, रिजेक्ट किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। और क्या दिया, और क्या किया था इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि जो स्टेट है, स्टेट और रिलीजन टोटली सेपरेट होने चाहिए, स्टेट और रिलीजन टोटली सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। और क्या बोला था इन्होंने, और इन्होंने बोला था कि कल्चरल और रिलीजियस जो इंटरेस्ट है उनका फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए, फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट में ही कुछ मुस्लिम लीग ने भी अपने प्रपोजल दिए थे, उन प्रपोजल्स का बोला जाता है दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी अपने कुछ प्रपोजल्स दिए थे उसी नेहरू रिपोर्ट में डालने के लिए कि हमारे भी कुछ प्रपोजल्स हैं, ठीक है। ये कब बने थे दिल्ली प्रपोजल्स, 1927 में दिसंबर में बने थे, ठीक है, ताकि वो नेहरू रिपोर्ट में डाल दें और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें भी आ जाएं। उन दिल्ली प्रपोजल्स में मेनली 4 प्रपोजल्स उन्होंने दिए थे। उन 4 प्रपोजल्स में क्या था, सबसे पहले था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए विद रिजर्व सीट्स, ठीक है, मुस्लिम्स की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बननी चाहिए, 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बननी चाहिए, एक तो सिंध, एक बलूचिस्तान, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कौन सी, एक तो सिंध, एक बलूचिस्तान और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और फिर एक और होना चाहिए कि बंगाल, पंजाब और बंगाल में, पंजाब और बंगाल में, पंजाब और मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये 4 प्रपोजल्स है दिल्ली प्रपोजल्स में, फिर ये नेहरू रिपोर्ट में नहीं आते हैं, मतलब नेहरू रिपोर्ट में सारों को मतलब नहीं, उनको कुछ अमेंड कर दिया जाता है, कुछ वो कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं, जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। और फिर 14 पॉइंट के साथ आते हैं, और जो 14 पॉइंट के साथ आते हैं जिन्ना तो, और फिर जो ये हमारी नेहरू रिपोर्ट होती है इसको जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाते हैं ये 1928 में ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि किस ना जिन्ना को पसंद आई, उसके बाद वो 14 पॉइंट्स देते हैं, ना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को पसंद आई, वो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बना देते हैं 1928 में, जिनका केवल एक ही टारगेट होता पूर्ण स्वराज, जिनका केवल एक ही टारगेट होता पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होगी हमारे किसके बारे में किसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में होगी हमारी चीज़ें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, नहीं सॉरी 78 पे नहीं, 75 पे। Who among the following persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the plight of indigo farmer caused due to thin काटिया system? किसने बुलाया था, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए किसने बुलाया था इनको, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था इनको। और महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे कौन सा पहला आंदोलन था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का ये, ठीक है, चंपारण में। तो राजकुमार शुक्ला ने उनको बनाया था। और गांधी जी के साथ वहाँ पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, मजहार उल हक थे, कौन थे, मजहार उल हक थे। उसके बाद महादेव देसाई थे, कौन थे, महादेव देसाई थे। और उसके बाद कौन थे, नारहारी पारेख, नारहारी पारेख थे उनके साथ। और जेबी कृपलानी जी थे, कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे, ये थे उनके साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 75 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव थे जब वो इंसेप्ट हुई। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, बिल्कुल नेशनल यूनिटी की फीलिंग के लिए। सेकंड है इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स इनका मेन टारगेट नहीं था, इसी के लिए इन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? 2012 के PYQ में भी ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थे कि क्या थी, सोशल एविल्स को इरेडिकेट करने के लिए कांग्रेस ने एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और किसने बनाई थी? MG रेनाडे और रघुनाथ राव ने। किसने? MG रेनाडे और रघुनाथ राव ने ये वो बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। ठीक है, और ये एनुअली मीट करती थी, सेम वेन्यू में मीट करती थी जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट करती थी। ठीक है, इन्हीं का एक फेमस नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक फेमस मूवमेंट भी है जिसको बोलते हैं प्लेज मूवमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेज मूवमेंट बोलते हैं, जो लोगों को इंस्पायर करता था ताकि वो चाइल्ड मैरिज ना करें, उसके अगेंस्ट ओथ लें। ठीक है, ये था प्लेज मूवमेंट। ठीक है, प्लेज मूवमेंट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था, तो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का था। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। सोशल एविल्स को इरेडिकेट करने के लिए अलग कांग्रेस में ये एक वो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि वो सोशल एविल्स को इरेडिकेट करने के लिए बना था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल इसके लिए भी बना था। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। In the context of development of educational institution in Bengal during the British time, arrange them in chronological order as to when they are established. वो कब establish हुए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम्स कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कब बनती है? 1857 में, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एफिलिएटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ बनती है। फिर आती है कलकत्ता मदरसा की बात, 1781 में बनती है वो हेस्टिंग्स के टाइम पे। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है वो 1800 में बनता है वेल्लेस्ले के अंडर। ठीक है, उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बनती है सर विलियम जोन्स के अंडर। सर विलियम जोन्स के अंडर बनती है और 1784 में ये बनती है। ठीक है, तो ये है, तो इसकी क्रोनोलॉजी में लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? C। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। अकाली मूवमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अकाली मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किस लिए स्टार्ट हुआ था? टू रेस्ट द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा फ्रॉम करप्ट महंतास, रिफॉर्म करने के लिए, उनके रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? एक गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट भी पास हुआ था। क्या हुआ था उस टाइम पे? गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट भी पास हुआ था। जितने भी गुरुद्वारा थे वो पंजाब वो पैंथिक कंट्रोल के अंडर आ गए थे, और इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थी वो उसको ऑर्गेनाइज देखती थी, और लोकल गुरुद्वारा कमेटीज उसको देखती थी। ठीक है, तो ये था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा इसका अकाली मूवमेंट के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है। राजा राम मोहन राय, फर्स्ट ब्रह्मो समाज ऑफ रॉय वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड वेदास एंड उपनिषद। रीजन और वेदास और उपनिषद पे बेस्ड था, बिल्कुल सही है। ही रोड द बुक परसेप्ट्स ऑफ जीसस, बिल्कुल उन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखी थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, कब? 1828 में की थी। और इन्होंने और क्या किया था? पॉलीथीज्म को डिनाउंस किया था। किसको? पॉलीथीज्म को डिनाउंस किया था। आइडल वर्शिप को डिनाई किया था। कास्ट सिस्टम को इन्होंने डिनाई किया था। इसके अलावा परसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखी थी 1920 में। ठीक है, इन्होंने 1825 में, ठीक है, ये 1825 में इन्होंने वो भी लिखी थी, क्या बोलते हैं, 1825 में इन्होंने वो भी बनाया था, वेदांता कॉलेज। ठीक है, वेदांता कॉलेज भी इन्होंने बनाया था। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होगी कंप्लीट। आंसर क्या हो गया इसका? C। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रीजन फॉर ट्राइबल रिवोल्ट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ट्राइबल रिवोल्ट के क्या क्या कारण हो सकते थे? लॉस ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो सकता था, पेनिट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इनटू एरियाज ये भी हो सकता था, और राइजिंग ऑफ संस्कृताइजेशन मूवमेंट बाय आउटसाइडर ये भी हो सकता था। रीजन होने को तो सारे ही हो सकते थे, ठीक है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट है ड्यूरिंग द मूवमेंट द मुस्लिम लीग गेव फुल सपोर्ट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज के लिए टोटल सपोर्ट दिया जाता है, किसके द्वारा? बिल्कुल उसके द्वारा फुल सपोर्ट दिया जाता है। महात्मा गांधी रिटर्न केसरे हिंद मेडल अवॉर्डेड टू हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल उसी टाइम पे केसरे हिंद भी वो वापस कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है बिहार विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट। बिल्कुल उसी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था? जामिया मिलिया इस्लामिया और बिहार विद्यापीठ भी बनी थी। बिहार विद्यापीठ क्या, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सारी उसी टाइम पे बनी थी। उसी टाइम पे फिर तिलक स्वराज फंड भी बना था नेशनल उसको करने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे जो तिलक की जी की डेथ हो गई थी 1920 में, फिर क्या क्या तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें उसी टाइम पे हुई थी, तो आंसर क्या आ गया? डी। कि हमारी सारी ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड है कि मासिस को एजुकेशन हायर क्लासेस दे देंगे, हम केवल हायर क्लासेस को एजुकेशन देंगे, वो नीचे तक डाउनवर्ड फिल्टर हो जाएगी। एजुकेशन टू द मासेस थ्रू द मेंबर्स ऑफ हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और कब रिपुडिएट हुई थी? 1854 में। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बताना है। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का अल्टीमेट अथॉरिटी थी, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि क्राउन ने अपने सारा ले लिया था ना, क्राउन के पास अल्टीमेट अथॉरिटी चली गई थी। सेकंड है गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू डिसाइड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स बाय मेजोरिटी वोट। ये बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल को क्या दे दी गई थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी जो सारे फंक्शन लेती। फिर भी जो अल्टीमेट पावर थी वो मतलब वही थी, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसके पास ओवरराइडिंग पावर तो तब भी थी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने की, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास ओवरराइडिंग पावर थी, लेकिन हाँ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जो मेजोरिटी डिसीजंस जो थी वो मेजोरिटी डिसीजन से लेती थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 उसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड टू ऑगमेंट द कंट्रीज एबिलिटी टू मीट दिस राइज इन डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो हमें प्रोजेक्ट ऑक्सीजन किसने लॉन्च किया? तो याद रखना ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसने लॉन्च किया है कौन सा? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो आपको फैक्ट ही है जो याद रखना पड़ेगा। 85 द टर्म बाइनेंस ह्यूओबी ग्लोबल बिथुम ये क्या है? तो याद है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, यहाँ पे सेल एंड ट्रेड होते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो, ठीक है। तो ये क्या है? बाइनेंस, ह्यूओबी ग्लोबल, बाइथम, और इंडिया में भी कुछ नाम है जैसे कि वजीर एक्स, कॉइन DCX, उसके बाद जेब पे, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से? कॉइन स्विच कुबेर, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये वही है क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, ठीक है। ये इंडिया में है और ये बाहर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। मिसल्स के बारे में बताना है। मिसल्स आर मिलिट्री ब्रदरहुड विद डेमोक्रेटिक सेटअप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिसल्स क्या होते हैं? मिलिट्री ब्रदरहुड होते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए होते हैं। जब मुगल्स वीक हो गए थे और अहमद शाह अब्दाली इन्वेड कर रहा था, तब पंजाब क्या होता? बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो गया था। तो पंजाबियों ने या सिख्स ने मिलकर क्या किया था? मिसल्स बनाए थे, मिलिट्री ब्रदरहुड बनाया था। अरबिक में मिसल का मतलब होता है इक्वल या अलाइक, ठीक है। तो यही थे। तो पंजाब में अलग अलग जगह पे अलग अलग मिशल बने हुए थे, जैसे कि उस जब राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ उस टाइम पे 12 मिशल्स बने हुए थे। और वो जो थे वो किस मिशल से थे? वो थे शुकर चाकिया मिशल से। किससे थे? शुकर चाकिया मिशल से थे हमारे रणजीत सिंह, ठीक है। तो ये थे हमारे 12 मिसल। द 6 वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल, बिल्कुल 12 मिसल में ऑर्गेनाइज थे। और जो रंजीत सिंह थे वो आलू वालिया से नहीं, वो किससे थे? शुकर चाकिया
मिशेल से थे। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो हमारा आंसर क्या आ जाता है ए। ठीक है, मैंने बता दिया रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी भी हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। रणजीत सिंह ने एक ट्रीटी भी की थी, उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें सतलुज को एज ए बाउंड्री बना दिया गया था कि वो उधर इधर नहीं आएंगे, और वो कब हुई थी, 1809 में हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और 12 मिसल्स, उसके नाम याद रखने इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप देखो तो जैसे कि आलू वालिया, भंगी, डाले वालिया, फैजपुलरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंगिया, नाकिया, निशांजा, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे इनके नाम थे, तो आप एक बार इनको देख लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 जो होता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्रिप्स प्रपोजल के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट वॉज एफर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सीक इंडियन कोऑपरेशन एंड परस्यू वॉर एफर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो इंडिया का वो लेना चाहते थे। ये है। सेकंड है द मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा बोथ एक्सेप्टेड द राइट टू सेसीड फ्रॉम यूनियन। देखो मुस्लिम लीग ने तो किया था कि वो, क्योंकि वो क्या पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन हिंदू महासभा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, हिंदू महासभा ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ जाता है। थर्ड है डिप्रेस्ड क्लासेस एंड सिक्स बोथ रिजेक्टेड द आइडिया। सब ने रिजेक्ट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये आइडिया तो लिबरल्स ने भी, सब ने रिजेक्ट किया था। और गांधी जी ने इसको क्या बोला था, क्रिप्स प्रपोजल को, पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। और ये क्या बोल रहे थे, हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। इन्होंने भी क्या बोला था, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, इन्होंने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। गांधी जी ने इसको क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था। ठीक है, और इन्होंने डोमिनियन स्टेटस के अलावा क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हम सेंट्रल असेंबली में जो मेंबर्स होंगे पार्टली इलेक्टेड होंगे, पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। डिफेंस ऑफ इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश हैंड्स में होगा, केवल डिफेंस ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा। गवर्नर जनरल की पावर इंटैक्ट रहेंगी। कोई भी प्रोविंस सीड कर सकती है और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, या फिर इंडिया के उसमें भी मिल सकती है। ये कुछ चीज़ें इन्होंने बोली थी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 87, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रेस। नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट है द बंगाली न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय गिरीश चंद्र घोष इन 1879। जो बंगाली न्यूज़पेपर है वो रॉन्ग बतानी है, इसका मतलब और लगभग सारी ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा सही है। गिरीश चंद्र घोष ने फाउंड किया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके एडिटर थे, याद रखना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे, इसके एडिटर थे। ये स्टेटमेंट सही है। फिर है कि अमृता बाजार पत्रिका जो थी एक बंगाली न्यूज़पेपर था, बाद में वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था। बिल्कुल, ये किसने लिखा था, शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने लिखा था, और मोतीलाल घोष ने लिखा था इसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है संजीवनी इज ए मराठी। देखो संजीवनी ये कहाँ का है, ये बंगाली न्यूज़पेपर है, ना कि मराठी न्यूज़पेपर है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमें रॉन्ग ही बतानी है। और डी है गोपाल कृष्ण अगरकर वॉज एडिटर ऑफ केसरी। बिल्कुल केसरी के एडिटर थे, और इनके फाउंडर कौन थे केसरी न्यूज़पेपर के, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1881 में, और ये मराठी न्यूज़पेपर था, मराठी न्यूज़पेपर था। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका होगी, बंगाली हो गया, और संजीवनी हो गया। संजीवनी बंगाली जर्नल था, किसने फाउंड किया था, कृष्ण कुमार मित्रा ने 1883 में। किसने किया था, कृष्ण कुमार मित्रा ने, बंगाली सॉरी। ठीक है, एडिटर मैंने बता दिया था इसके, वो है कृष्ण कुमार मित्रा, सॉरी संजीवनी के, यार मैं कहाँ निशान लगाई जा रही हूँ। ठीक है, संजीवनी के कृष्ण कुमार मित्रा हैं, और 1883 में फाउंड किया गया था ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 88 की सारी चीज़ें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। आई फैमिलिया क्या है, आई फैमिलिया क्या, ये तो पता ही होना चाहिए। इंटरपोल का एक इनिशिएटिव, ग्लोबल डेटाबेस फॉर मिसिंग पर्सन्स। ठीक है, और उसके बेस पे मतलब इंटरनेशनल डीएनए किनशिप मैचिंग के बेस पे ये पहचानती है। ठीक है, मिसिंग पर्सन्स का ग्लोबल डेटाबेस है। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ था, बंगाल और बिहार में। तब महालवारी सिस्टम मैंने क्या बताया था, ये कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में था। और रेतवारी कहाँ था, वो मैंने बताया था। रेतवारी किसने फाउंड किया था, मुनरो एंड रीड ने किया था। और मुनरो एंड रीड ये कहाँ से थे, मद्रास से, ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग हो जाते हैं, फर्स्ट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एक मैकिंजे ने फाउंड किया था, ये परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फाउंड किया था 1793 में। ठीक है, और ये जो महालवारी था ये 1822 में किया था, और ये रेतवारी था ये 1820 के आसपास हुआ था। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। रीजन फॉर डिफीट ऑफ मराठा। डिफीट ऑफ मराठा के रीजन बताने हैं। एंग्लो मराठा वॉर में क्या क्या थे, इनकम्पिटेंट लीडरशिप, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी, बिल्कुल सारी ही चीज़ थे। इनका लूज पॉलिटिकल सेटअप भी था, लूज पॉलिटिकल सेटअप, इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। तो ये सारी ही चीज़ें थी जो मराठा को हराने में काम आई। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो 91 का हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए पहला एजिटेशन जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन ऑल इंडिया स्केल। ये भी स्टेटमेंट सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले नेशनल लेवल की थी। थर्ड है, लैंडलॉर्डर्स सोसाइटी वाज अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मॉडर्न इंडिया। ये भी सही है। लैंडलॉर्डर्स सोसाइटी थी, लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब बनी थी, 1837 में बनी थी। ठीक है, अब अपने क्लास इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी। राजा राम मोहन रॉय ने 3 जनरल्स को फाउंड किया था। 3 जनरल्स को फाउंड किया था। एक तो है द ब्राह्मणिकल मैगजीन, द ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये ब्राह्मणिकल मैगजीन है 1821 में। ठीक है, उसके बाद है क्या है, संवाद का कौमुदी। क्या है, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी 1821। फिर है मिरात उल अकबर, पर्शियन न्यूज़पेपर है मिरात उल अकबर, ये है। ठीक है, ये 3 जो जर्नल्स हैं ये किसके हैं, राजा राम मोहन राय के हैं, याद रखना। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 893 पे। Consider the following statement. Lahore session of 1929 of Indian National Congress was held under presidency of जवाहरलाल नेहरू। 1929 का सेशन वो लाहौर में हुआ था और किसके अंडर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, रट लेना इसको। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया था उसी टाइम पे क्या बनी थी, एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी बनी थी। ठीक है, जिसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। और उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और क्या बोला था, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था किसका, पूर्ण स्वराज का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। ही गेव ए यूटोपियन एक्सप्लेनेशन फॉर चतुर्वर्ण। इन्होंने चतुर्वर्ण के लिए बोला था, साउथ टू मेंटेन इट ऑन द बेसिस ऑफ वर्च्यू। ही वॉज ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। बस सत्यार्थ प्रकाश का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, स्वामी दयानंद। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज को भी फाउंड किया था। ठीक है, आर्य समाज को भी फाउंड किया था। स्वामी विवेकानंद का मेन है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये है हमारे सत्यार्थ प्रकाश वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द एरिया दमन ए कोहो बिटवीन भागलपुर राजमहल अगेंस्ट द जमींदार्स हु हैव सपोर्ट्स ऑफ मनी लेंडर। जमींदार्स के अगेंस्ट था, पुलिस अमंग रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स। द रेबिलियन लेटर टर्न्ड इनटू एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। सिद्धू और कानू, देखो नाम अगर आ गया ना, ये सिद्धू एंड कानू के अंडर कौन सा हुआ था, संथाल रेबिलियन। कौन सा हुआ था, संथाल रेबिलियन होता सिद्धू एंड कानू के अंडर। फिर 1856 में कौन सा हुआ था, यही हुआ था। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये। तो अब देखो इसमें से रामोसी हुआ कब था, रामोसी 1822 में हुआ था, चित्तूर सिंह के अंडर हुआ था। कौन सा, चित्तूर सिंह जो भी आप मान लो। ठीक है, ये फेमिनाइन इकोनॉमिक डिजास्टर, नहीं सॉरी क्या हुआ था, ये 1822 में हुआ था चित्तूर सिंह के अंडर। 1825-26 में फिर से हुआ था उमाजी नायक ऑफ पूना और उसके सपोर्टर्स के बीच। तो ये था रामोसी रेबिलियन। ठीक है,
फिर है भील, अगर भील की बात करें तो ये भी ये 1817 से 19 के बीच में हुआ था, फेमाइन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस गवर्नमेंट्स के कारण। ठीक है, उसके बाद कोया अपराइजिंग, कोया अपराइजिंग की बात करें तो ये आंध्रा में हुई थी और बहुत टाइम हुई थी ये, मतलब 1803, 1840, 1845, 1858, 1861, 1862, फिर 1879, 80 में भी हुई थी। और जो 1879, 80 में हुई थी वो टोमा सोरा के अंडर हुई थी। किसके अंडर हुई थी? टोमा सोरा के अंदर हुई थी ये। और 1886 में ये फिर से हुई, राजा अनंतायार, क्या सा था, राजा अनंतायार, अनंतायार के अंडर हुई थी। तो ये देखो, अगर आपको ईयर्स भी अप्रोक्स याद है तो भी 1856 के अप्रोक्स केवल संथाल हुआ था। और एक काम करो, अभी पेज नंबर 158 निकालो स्पेक्ट्रम का, और उसमें देखो कि मतलब सारे ये रिवोल्ट दिए हुए हैं छोटे छोटे, मतलब एक एक पैरा में छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो वही है, बस उसी में से ये क्वेश्चन निकाल के दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 94 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, सॉरी 96 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन फॉर चेंज्ड ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड? कौन सा रीजन नहीं था? फर्स्ट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिड्यूस द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ब्रिटेन की मिलिट्री पावर को उसने रिड्यूस कर दिया था। डिक्रीजिंग लॉयल्टी ऑफ इंडियन पर्सनल, बिल्कुल इंडियन पर्सनल भी लॉयल कम रह रहे थे। द लेबर पार्टी वाज रिप्लेस्ड बाय कंजर्वेटिव, तो याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी रिप्लेस हुई थी उससे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे अपोजिट लिख रखा है, तो ये वाली पार्टी उससे रिप्लेस हुई थी और इसका कोई मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ा था मेजर इस चीज़ का। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। और डी है ब्रिटिश सोल्जर्स वर वियरी ऑफ वॉर एंड हैड नो डिजायर टू स्पेंड मोर ईयर्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये और सारे रीजन है, ये वाला रीजन नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। इक्का मूवमेंट के बारे में बताना है। इक्का मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में ही स्टार्ट हुआ था। और मेन इसके वो कौन थे हेड, कौन थे? मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी, ये लो कास्ट लीडर थे। नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह क्या था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और छोटे छोटे जमींदार और वगैरह सब थे इसमें। तो फर्स्ट है इट वाज अगेंस्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ हायर इट वॉज अगेंस्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ हायर रेंट विच वॉज 50% मोर देन द कोडेड वंस। ये बिल्कुल सही है। सेकंड इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट फोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अभी बताया मदारी पासी के अंडर था ये, ना कि महात्मा गांधी के अंडर। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और आज जाते हैं हमारा आंसर आ गया सी। और इसमें स्मॉल टेनेंट्स भी थे और जमींदार्स भी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी? किसने बनाई थी? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू INA प्रिजनर्स। तो ये किसने बनाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। किसने बनाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने INA के प्रिजनर्स के डिफेंस के लिए ये बनाई थी। कांग्रेस के लीडर्स ने हाँ बनाई थी ये। और मतलब ये क्या किया था कांग्रेस ने बनाई थी ये जो INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी, इसमें स्मॉल सम्स प्रोवाइड करने थे मनी और फूड के, ताकि जब वो रिलीज हो तो उन मेंस को वो मिल जाए। ठीक है, सब ने मतलब लगभग जितने भी पार्टी थी उस टाइम पे इंडिया की, सब ने उनको सपोर्ट किया था। और फिर INA जो प्रिजनर्स था उनका डिफेंस कुछ लीडर्स ने किया था, कुछ लीडर्स ने किया था। उनका नाम क्या है? जैसे कि नेहरू जी, भूला भाई देसाई, KN काटजू, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू ऑफ लिबरल पार्टी। ठीक है, तो ये सारों ने क्या किया था? डिफेंस किया था INA प्रिजनर्स का। तो आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते क्वेश्चन नंबर 99 पे। सर सैयद अहमद खान के बारे में बताना है। फर्स्ट है सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बिल्कुल इन्होंने फाउंड किया था 1875 में। सेकंड है अकॉर्डिंग टू सैयद अहमद खान द प्री कॉलोनियल रूल ऑफ राजाज वाज बेस्ड ऑन मोहम्मदन रिलीजन। देखो इन्होंने बोला था कि पहला जो रूल था ना तो वो हिंदू रिलीजन था, ना वो मुस्लिम रिलीजन के ऊपर बेस्ड था, किसी के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये इन्होंने बोला था। थर्ड है ही एडवोकेटेड ए चेंज इन रिलीजियस परसेप्ट विद चेंजिंग डिमांड्स ऑफ टाइम। बिल्कुल इन्होंने वो चेंज भी किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें उसके बारे में हैं। और इन्होंने क्या किया था? 1864 में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी भी फाउंड की थी। क्या की थी? एक ट्रांसलेशन सोसाइटी फाउंड की थी, जिसको बाद में दी साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से भी जाना गया था। बाद में इसको क्या बोला गया था? साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, ये अलीगढ़ में इन्होंने फाउंड की थी, तो याद रखना।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 99। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हमारे लिए। ओपन कंपटीशन कब हुआ था? चार्टर एक्ट 1853 में स्टार्ट हुआ था। चार्टर एक्ट 1856 में और चीज़ें क्या क्या हुई थी अगर बात की जाए तो और चीज़ें हुई थी कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना उनकी स्ट्रेंथ 18 रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, 18 रिड्यूस कर दी गई थी। उसके अलावा ओपन कंपटीशन कर दिया गया था। और जो लो मेंबर 1833 के एक्ट में जो लो मेंबर अपॉइंट किया गया था उस लो मेंबर को यहाँ पे परमानेंट कर दिया गया था। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल मेंबर उसको बना दिया गया था। लो मेंबर को जो हुआ था ना स्टार्टिंग में, वो मैकोले जो अपॉइंट हुआ था लो मेंबर, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया था? फुल मेंबर बना दिया गया था। और यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया गया था। लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया था। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1813 में हमने 1 लाख रुपये वाला पढ़ा था, यहाँ लो मेंबर वाला पढ़ा था। तो हमारा ये जो 100th क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। और हमारे टोटल जो 6 लेक्चर हो जाते हैं वो अब कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बचते हैं ओनली 4 लेक्चर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।